नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम इसमें से एक प्रश्न तो रहता ही रहता है प्रायः। इस महत्वपूर्ण टॉपिक में वृद्धि और विकास के संदर्भ में इससे पहले की कक्षा में मैंने क्लास ली थी और वृत्तांत पूर्वक मैंने बताया था। आज मैं उसके सिद्धांतों के बारे में, चूँकि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि किसी भी विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में ये कुछ जो सिद्धांत होते हैं, उसके वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत होते हैं उसका अनुपालन होता ही होता है और उन्हीं सिद्धांतों के बदौलत ये जो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया है या वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर गति से अपना कार्य करती रहती है। उसी संदर्भ में कुछ जो मुख्य यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो निरंतरता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि निरंतरता एक विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है ये न कभी रुकती है न कभी थकती है। खास करके अगर हम विकास की प्रक्रिया को देखेंगे तो ये जन्म से पूर्व से लेकर के और मृत्यु पर्यंत अनवरत रूप से चलती रहती है। आप अगर ग्रोथ की भी प्रक्रिया को देखेंगे तो ये भी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। हाँ, इन दोनों की प्रक्रिया में कभी सुस्ती आती है, कभी नरमी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी तेजी आती है। अर्थात आप देखेंगे कि जब शुरुआती दौर होता है बच्चे का, जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के पश्चात कुछ वर्षों तक ये जो दोनों ही प्रक्रिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही तेज़ी से उभरती रहती है, फिर कुछ धीमी पड़ती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये सब जो निरंतरता के जो सिद्धांत हैं वो ये बताता है कि ये जो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया है इसमें निरंतर गति से तो चलती ही रहती है। हाँ, कभी धीमी और कभी सुस्ती या कभी तेजी इसमें देखने को मिलता रहता है। फिर इसके बाद हम व्यक्तिगतता का सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो अब व्यक्तिगतता का सिद्धांत में निरंतर निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति में ये विभिन्नता पाई ही जाती है। आप केवल मानव जाति के लिए नहीं, आप किसी भी प्रजाति में देख लें तो हर एक प्रजाति में हम देखेंगे तो ये इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता। अगर हम प्रत्येक जीवों के लिए कहेंगे तो वैयक्तिक विभिन्नता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मानवों के लिए कहेंगे तो वैयक्तिक विभिन्नता निश्चित रूप से, क्योंकि हम देखते हैं कि समान आयु, समान वर्ष, समान कदकाठी, समान जो बच्चे हैं उसमें कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पंगु हैं, कुछ बौद्धिक रूप से प्रखर हैं, कुछ मंद हैं, कुछ सामान्य हैं। इस प्रकार से एक ही क्लास में हम देखते हैं तो प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ अपनी क्षमता पाई जाती है और उसकी कुछ न कुछ क्या होते हैं, कुछ न कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नता निश्चित रूप से पाई जाती है। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो आपका आता है परमार्जितता का सिद्धांत। परमार्जितता अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। तो जब हम परमार्जितता की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इसमें संभव है, परमार्जित करना संभव है, अर्थात इसमें शुद्धिकरण करना संभव होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, दो बच्चा है, अब दो बच्चा जब है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, अब इसको दोनों को मान लीजिए कि 10th तक दोनों को एक ही वातावरण में रखा गया, एक ही सब कुछ प्रोवाइड किया गया, तो तकरीबन आप देखेंगे कि लगभग सेम है। लेकिन एक बार अब क्या हुआ कि इसको एक दूषित वातावरण में दे दिया गया, एक इसको जो है वो अन्य अच्छे वातावरण में दे दिया गया, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, इसमें कुछ ज़्यादा परिमार्जन अर्थात शुद्धिकरण गुणात्मक रूप से निश्चित रूप से संभव होगा और इसमें अपेक्षाकृत गुणात्मक रूप से संभव नहीं होगा या कम होगा। तो हम ये देख सकते हैं
कि जब बच्चा तो जन्म लेता है, लेकिन उसमें अगर उनके जो माता पिता हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, या उनके वातावरण वो किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, उनके जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से उनको हैंडल करते हैं, उनके जो आस पड़ोस हैं वो कैसा है, अर्थात ये सब सारी चीज़ें परमार्जितता में निश्चित रूप से संभव है। इतना ही नहीं, केवल इसमें यही केवल संभव नहीं है, बल्कि आप अगर मोटिवेशन देते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा उत्प्रेरक का काम करता है, और इसमें मॉडिफिकेशन इसमें निश्चित रूप से संभव होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में जब हम देखते हैं तो इसमें शुद्धिकरण या परमार्जित करना, उसको अच्छा बनाना, गुणात्मकता उसमें लाना बहुत ही ज़्यादा संभव होता है। इसके बाद जो आता है वो निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। निश्चित तथा पूर्व कथनीय, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, हम ये देखते हैं कि अगर सुबह अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से आने वाला जो दिन है वो अच्छा ही होगा। अगर सुबह अगर बहुत तेज़ धूप है तो हम ये कह सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर सुबह में बहुत ज़्यादा सुनहरा मौसम अगर है तो हम कह सकते हैं कि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है। अगर थोड़ा सा बादल अगर अपना घेरे हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में बारिश संभव है। अर्थात कहने वाले का अर्थात हम पहले देख करके उसके भविष्य के बारे में एक प्रकार से अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसीलिए कोई भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, प्रतिभाशाली है, और तो हम उसको देख करके, बचपन के कुछ वर्षों को देख करके हम ये एक प्रकार से भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होने वाला है। हाँ, अगर उसमें सारा कुछ मार्गदर्शन उसको सही प्रकार से अच्छा मिलेगा तो। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो आप निश्चित पूर्व कथनीय में हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कभी भी जो बच्चे का विकास होता है या वृद्धि होती है वो सिर पैर धरोन्मुखी होता है। सिर पैर धरोन्मुखी का मतलब क्या होता है कि कभी भी जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ से लेकर के और पृथ्वी पर आने के पश्चात तक की प्रक्रिया में सिर से अर्थात सिर की गति से लेकर के पैर की तरफ वृद्धि या विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले ये सिर बनता है, गर्भ में भी सिर बनता है, फिर हाथ, फिर धड़, फिर पैर वगैरह बनता है। उसी प्रकार से आप जब बच्चा धरती पर आता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर मूवमेंट बच्चा करता है तो वो सर का करता है, हिलाना डुलाना उसका होता है। उसके बाद हाथ का, क्योंकि उसके बाद हाथ है, उसके बाद अपने धड़ का, और फिर सबसे लास्ट में पैर का। तो निश्चित रूप से ये सिर पैर धरोन्मुखी जो प्रक्रिया है, तो एक निश्चित तौर पर, ये निश्चित प्रतिमान के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार से गति संभव होता है। इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान अर्थात प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब जब समान पैटर्न की बात आ जाती है तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रजाति हो, चाहे मानव प्रजाति हो या अन्य प्रजाति हो, सभी प्रजातियों में एक पैटर्न पाया जाता है कि जिस प्रकार का उसका नक्शा है उसी प्रकार का होगा। अगर मान लीजिए कि अगर कुत्ते का बच्चा है तो वो कुत्ता ही होगा, घोड़ा तो नहीं हो सकता है। हाथी का बच्चा है तो वो बिल्ली नहीं हो सकता है, और मनुष्य का बच्चा है तो वो गधा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से समान प्रतिमान में जिस प्रकार का उसका पैटर्न है उसी प्रकार से वो बच्चा भी क्या होता है, विकसित होता है। तो ये समान पैटर्न में यही होता है कि कोई भी बच्चा जिस प्रजाति का है, अगर पेड़ है तो अगर आम का बीज आपने बोया है तो उसमें अमरूद तो नहीं फलेगा। उसी प्रकार से जितने भी प्रजाति हैं उसका समान प्रतिमान का सिद्धांत उसमें लागू होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य, एक प्रकार से ये भी कई बार होता है, कई बार तो खैर इसमें वंशानुगत में उसमें चेंज हो जाते हैं कि अगर अत्यंत काला, जैसे अगर केनिया का कोई है तो केनिया का अगर है तो काफ़ी वो ज़्यादा काला होता है। तो जब काला होता है तो उसका भी बच्चा प्रायः ऐसा देखा जाता है कि काला ही होता है।
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार वो उसमें विभेद होते रहते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते, ये प्रिंसिपल हम नहीं बना सकते हैं, ये हम सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी समान प्रतिमान का तो निश्चित रूप से संभव होता है कि जो जिसके जैसे बच्चे होते हैं वो उसका समान प्रतिमान उसमें पाया जाता है। इसके बाद समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हम ये समान प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत अगर हम देखेंगे तो समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है कि परस्पर जो होता है वो विकास की प्रक्रिया में समन्वय का होना बेहद आवश्यक होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि बच्चे का विकास सबसे पहले क्या होता है, बच्चे हिलाना डुलाना सबसे ज़्यादा पहले संभव किसका होता है, सर का होता है, फिर हाथ का होता है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम अंगों का प्रचालन या समन्वय, उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, पहले किस पर, अंगों पर, और फिर अंगों के पश्चात उसके जो भाग हैं या सब अंग कह सकते हैं, उसके जो शाखा प्रशाखा हैं, जैसे हाथ का चलाना, धड़ के बाद हाथ का चलाना सबसे पहले संभव होता है, और हाथ को चलाने के पश्चात उंगली का समन्वयन करना बच्चा सबसे पहले सीखता है, क्योंकि ये अंग है और इसके ये क्या है, प्रत्यंग हैं। तो इसके ये प्रत्यंग हैं, तो इस पर उसके बाद वो पहले क्या होता है, अंगों का प्रचालन करता है, समस्त अंगों का प्रचालन करता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने विभिन्न जो उसके प्रत्यंग हैं उस पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। इसके अलावा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम एवं वातावरण आप देखेंगे तो दोनों के बिना दोनों अधूरा होता है। एक प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सिक्के के ये दो पहलू माने जाते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि जैसा वंशानुक्रम होता है वैसा अपेक्षित विकास संभव होता है, लेकिन कई बार ये आप अगर दोनों में इफ़ेक्टिवनेस देखेंगे तो वंशानुक्रम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होता है, वातावरण होता है। हमेशा इन्वायरमेंट जिस प्रकार का प्रोवाइड किया जाता है बच्चे का विकास उस प्रकार से संभव होता है। इसी की कारण से वाटसन ने क्या कहा था कि मुझे तुम अलग अलग प्रकार के बच्चे दे दो, अलग अलग प्रकार के 12 बच्चे दे दो, 20 बच्चे दे दो, और मैं उसको अलग अलग प्रकार से अपने मुताबिक, किसी को इंजीनियर, जिसको तुम इंजीनियर बोलोगे, किसी को डॉक्टर बोलोगे, किसी को चोर बोलोगे, किसी को डकैत बोलोगे, किसी को आतंकवादी बोलोगे, अर्थात जो भी बोलोगे मैं वैसा बना दूंगा। अर्थात उन्होंने जो ये दावा किया वो क्यों किया, अगर केवल ये वंशानुक्रम बहुत ज़्यादा प्रभावी होता तो क्या वो कह सकते थे, लेकिन नहीं। लेकिन उन्होंने ये समझा कि वंशानुक्रम तो होता है, ठीक है वो होता है, उसके गुण तो आते ही हैं, लेकिन वंशानुक्रम से कई लाख गुना ज़्यादा अगर प्रभाव कोई छोड़ता है तो वो वातावरण छोड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा साबित हो चुका है कि जो एकदम से जिसको कभी उसके माता पिता पूरे खानदान में कभी किसी ने नहीं पढ़ा और उसका बच्चा सीधे IAS में टॉप कर गया है, ऐसा भी कई बार हमें उदाहरण देखने को मिलता है। ऐसे कई लाख उदाहरण हैं। तो ऐसे जब कई लाख उदाहरण हैं, ऐसा कई बार देखा जाता है कि उसके कभी भी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वंश में ये बिजनेस नहीं किया गया, लेकिन उसका एक बच्चा क्या होता है कि वो दुनिया में लार्जेस्ट बिजनेसमैन में एक गिनती, जैसे मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी का हम एक उदाहरण ले सकते हैं। उनके खानदान में कभी बिजनेस का सोचा भी नहीं था, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो न केवल भारत में अर्थात विश्व में वो अपनी छवि रखते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है उसमें वातावरण का प्रभाव सर्वोच्च होता है, और जिस प्रकार का वातावरण हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उस प्रकार से उसके विकास की जो गति होती है, सीखने की जो गति होती है, अपेक्षाकृत गुणवत्ता की जो वृद्धि होती है, वो निश्चित रूप से उस प्रकार से उसमें संभव होता है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है, लेकिन अपेक्षाकृत वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल चक्राकार की गति से सिद्धांत बनता है ये। तो चक्राकार प्रगति हम कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये स्पाइरल बेंडिंग आपने देखा होगा। इस प्रकार से जो प्रगति होती है, विकास की जो प्रगति होती है, वृद्धि की जो प्रगति होती है, वो इस प्रकार से स्पाइरल की तरह नाचते जाता है ऊपर की तरफ। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि कभी ऐसा आप देखे हैं कि एक आपने बीज छोटा सा बोया, आम का पौधा आपने बीज लगाया, तो बीज लगाया और छोटा सा अंकुरण इतना बड़ा पौधा आज हुआ, और 5 दिन के बाद एक बड़ा सा पेड़ हो गया और उसमें आम भी फल गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा कभी देखा है कि एक दिन में बच्चा इतना बड़ा था और दूसरे दिन बच्चा एकदम से बड़ा हो गया? ऐसा कभी नहीं होता है। अर्थात ये जो गति होती है वो एक स्पाइरल की तरफ नाचती रहती है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें कभी मंदता आती है, कभी तेजी आती है, फिर कभी मंदता, फिर कभी तेजी। इस प्रकार से वो जो उसके विकास और वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से वो चलती रहती है, स्पाइरल बेंडिंग की तरह वो चलती रहती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। हमेशा जो प्रगति होती है वो हमेशा चक्राकार ही होता है, क्योंकि एक दिन में कभी भी वो बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है, प्रगति संभव नहीं होता है। उसी प्रकार से ऐसा आप कभी देखे हैं कि कोई पहली क्लास का बच्चा है और वो सीधे पीएचडी कर लिया है? ऐसा नहीं होता है। तो हर एक चीज़ में स्पाइरल जो होता है वो चक्राकार की तरफ वो मूव करता है, और इसी क्रम में विकास और वृद्धि संभव होता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपने विकास और वृद्धि के जो सिद्धांत हैं इसको आपने जाना होगा, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।